हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। हम आपको डिस्कस कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए जो आपका पोर्शन है मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि तार्किक क्षमता, ये 37 नंबर का पोर्शन है। इससे संबंधित यही है आपका पुलिस अभिरुचि या मानसिक अभिरुचि, जो भी कह सकते हैं आप इसको। वो तो उसमें ये पूरा ये बुक है, इसमें दिए गए हैं 6 चैप्टर। लास्ट के 5वां और 6वां चैप्टर तो इसमें जो दिया गया है वो क्वेश्चन से संबंधित है। 5वें चैप्टर में आपको प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। 6वें चैप्टर में संभावित प्रश्न है 300 प्लस, तो उसी को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है जिसमें मतलब 13 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट था जनहित, दूसरा था कानून एवं शांति व्यवस्था संप्रदाय, इसी तरीके के। तो हमने 10 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11वें पॉइंट मानसिक दृढ़ता से। तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से ज्यादा नंबर का इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो मानसिक दृढ़ता जैसे कि मेंटल टफनेस, आप मजबूत कितने हैं अपने मानसिक रूप से, तो उसको दर्शाता है ये शब्द ही मानसिक दृढ़ता अपने आप में। तो इसमें दिया गया है मानसिक दृढ़ता से तात्पर्य किसी कार्य से संबंधित कार्यवाही के दौरान अपने उद्देश्य के प्रति संकल्प और ध्यान को बनाए रखने की क्षमता से है। तो इससे समझ में आता है कि मानसिक दृढ़ता है क्या। मानसिक दृढ़ता एक मानव में अपना प्राकृतिक गुण भी है और एक उसको मनोवैज्ञानिक गुण भी है, इसको जानते हैं। तो इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए गए हैं, इनको जानते हैं। तो मानसिक दृढ़ता से क्या संभव है, तो इससे आंतरिक गुणों में वृद्धि संभव है। तो ध्यान रखना है, जितनी आंतरिक गुणों में वृद्धि होगी उतना ही पर्सनैलिटी अच्छी होगी। और मानसिक दृढ़ता पुलिस वाले व्यक्ति में होना बहुत जरूरी है, तभी वो समाज में सामंजस्य बिठा पाएगा, सांप्रदायिक सद्भावना विकसित कर पाएगा। इस चीज को हम सब समझ सकते हैं, तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मानसिक दृढ़ता वाला पॉइंट। मानसिक दृढ़ता किस प्रकार की प्रवृत्ति है, तो प्राकृतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रकृति है ये। अब यहां पर ये पॉइंट दिया गया है, आपके मित्र का पुत्र एक अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो सामान्य सी बात है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव तो करना नहीं है। चाहे आपकी फैमिली का ही किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो, फिर भी आपको उसके साथ भी अन्य अपराधियों जैसा ही व्यवहार करना है, ना कि किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति कैसा होता है, तो वो ऊर्जावान होता है और कुशलता से अपने कार्यों को करते हुए अपने आप को व्यस्त रखता है। इस तरीके का बनता है ये पॉइंट। पुलिसकर्मी के लिए प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि उसमें मानसिक दृढ़ता उत्पन्न हो सके। आपने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, आपका वरिष्ठ उसे छोड़ने को कहता है, तो आप क्या करेंगे। सामान्य सी बात है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं और अपने वरिष्ठ को समझाने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। ये सिंपल सा पॉइंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। नेक्स्ट है, आपको अपने कार्यालय से एक महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में दूसरे शहर जाने को कहा जाता है, तो क्या करेंगे। अगर आपके पास किसी प्रकार की विशेष जिम्मेदारी नहीं है तो आप तुरंत जाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आपकी ड्यूटी है इस तरीके का। एक अपराधी आपको छोड़ देने पर एक अच्छी रकम की पेशकश करता है, आपको वास्तविक रूप से रुपयों की आवश्यकता है, आप क्या करेंगे। तो आप कितनी भी आवश्यकता हो, अपराधी से रिश्वत थोड़ी ना ले सकते हैं, तो आपको समझना है छोड़ना नहीं है, एवं उसे आगे से ऐसा न करने की हिदायत भी देनी है कि आपने ये फर्स्ट टाइम हमको रिश्वत की पेशकश की, आगे से ऐसा मत करना, वरना आप केस भी चल सकता है किसी भी प्रकार से। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसको जानते हैं, जैसे कि यहां पर ये वर्णन दिया गया है, भारत विविधताओं का देश है, यहाँ विभिन्न धर्म संप्रदायों के अनुयायी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये लोग तरह तरह के पूजा अनुष्ठान त्योहार तथा पर्वों का सद्भाव से आयोजन करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भी भागी होते हैं। तो इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 29 भी दिया गया है, इस पर भी हमने डिस्कस किया था। ये धर्म विशेष से संबंधित 25 से 28 बताए थे, और अनुच्छेद 29 आपको पता है एक विशेष इसमें वर्णन है कि किसी भी संस्थान में, सरकारी में या वैसे में भी धर्म जात के आधार पर कोई भी प्रवेश वर्जित नहीं हो सकता, वही वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, राज्य अथवा राज्य की सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्थान में धर्म समुदाय जात भाषा के आधार पर प्रवेश पर रोक नहीं लग सकती। अनुच्छेद 30 में क्या है, सभी भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थान स्थापित करने
यानी कि सभी धर्मों को ये अधिकार है, अनुच्छेद 30 देता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने शैक्षिक संस्थान डेवलप कर सकते हैं। अल्पसंख्यक यही वाला पॉइंट है, और अपने समाज का उत्थान करने में अपना योगदान दे सकते हैं अपने संस्थान के माध्यम से। इस तरीके का वर्णन है। शिष्य शिक्षाओं को दी जाने वाली सहायता के संदर्भ में राज्य भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इन से पॉइंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां देखना है आपको, काफी इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। यहां पर दिया गया है 1992 में अल्पसंख्यक कानून के अंतर्गत अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान 1993 में किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट डे मैंने करंट अफेयर्स में भी बताए हुए हैं, और पुलिस विभाग से जो रिलेट करते हैं विशेष तौर पर उनको विशेष फोकस किया है मैंने। एग्जाम में उसी तरीके का इंपॉर्टेंट डे बनने की संभावना भी रहती है। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी याद कर लेना है कि अल्पसंख्यक दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यहां पर नेक्स्ट है 12 अगस्त 1995 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अल्पसंख्यक एवं वक्फ नाम से एक अलग विभाग का गठन भी किया गया है। तो पूछा जाए अल्पसंख्यक एवं वक्फ नाम से एक अलग विभाग का गठन कब किया गया? तो 12 अगस्त 1995 में किया गया। अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या दिए गए हैं? परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए गए हैं इसमें, उनको जानते हैं। इसमें जो तथ्य यहीं से हैं आगे से ये दिए गए हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार, और बिहार ने 2023 में प्रथम राज्य बन गया जिसने जातिगत जनगणना करवाई। तो वो भी ध्यान रखना है। वहां पर काफी अभी न्यूज में भी रहा, बिहार सत्ता परिवर्तन हो गई। पहले जेडीयू आरजेडी के साथ महागठबंधन था, फिर वहां पर जो है जेडीयू अलग होकर एनडीए के साथ गठबंधन बना लिया। नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ले ली। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिहार से रिलेटेड कुछ पॉइंट, तो ये ध्यान रखने हैं। तो अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला प्रथम राज्य भारत में बिहार था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया? तो काफी टाइम की बात है, गुजरात के द्वारा दिया गया था। पूरे देश में तो है ही जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का, पिछले वीडियो में बताया था। जैन, पारसी, ईसाई, इन सबको अल्पसंख्यक का दर्जा बताया था, उस पर बर्डन की बातचीत हुई थी। और नेक्स्ट है भारत का संविधान मान्यता प्रदान किस प्रकार से करता है? तो धार्मिक एवं भाषाई मान्यता प्रदान करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग निर्माण का अधिकार किसे दिया गया है? तो भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग निर्माण का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिए गए हैं देखते हैं। बहुसंख्यक जनसंख्या को अल्पसंख्यकों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वंचितों को किस प्रकार का शोषण झेलना पड़ता है? तो उनको सामाजिक शोषण झेलना पड़ता है। जो लोग वंचित हैं, देखा है समृद्धशाली लोग या ऊंची जात वाले लोग, विशेष तौर पर हमने देखा है कमजोरों पर, गरीबों पर, थोड़े नीचे कास्ट जो आती हैं उन पर अपना धौंस जमाते हैं। तो इस तरीके से उनको सामाजिक शोषण झेलना पड़ता है। अल्पसंख्यक माने जाने का अधिक आधार क्या है? तो ये भाषा एवं धर्म है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस में वर्णित है? तो ये भी बताया गया था, आर्टिकल 29 में है। यहां पर इनको पूरा अधिकार दिया गया है, कहीं भी किसी भी प्रकार के संस्थान में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, नहीं किया जा सकता, ये इनका मौलिक अधिकार है। आपके थाने में विभिन्न समुदायों के सिपाही हैं जिसमें एक अल्पसंख्यक है, आप उसके साथ किस प्रकार से रहेंगे? तो सामान्य सी बात है, मिलजुल कर भेदभाव रहित व्यवहार करते हुए रहेंगे किसी प्रकार से। ये थोड़ी ना है अगर कोई एससी कम्युनिटी से आप जनरल से हैं तो उसके साथ भेदभाव करें। अब हो सकता है वैसे समाज में है, कई पिक्चर भी बनी है इसमें। आर्टिकल 15 बनी थी आयुष्मान खुराना वाली, एक आर्टिकल 21 भी मूवी बनी है जिसमें विशेष तौर पर दिखाया गया है थानों में भी जातिगत चीजें चलती हैं। कुछ लोग विशेष जाति वाले एक कम्युनिटी बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तो आंसर पॉजिटिव वे में ही करने हैं, सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 13 नंबर फर्स्ट चैप्टर का, लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी। तो यानी कि बात विशेष तौर पर महिलाओं की आएगी। जेंडर वाली बात आती है जब भी हमारे देश में चलन रहता है, कई बार महिलाओं को, जैसे बॉलीवुड में भी आता रहता है, फिल्म के लिए हीरो को ज्यादा सैलरी मिलती है, हीरोइंस को कम मिलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई ऐसे कार्यालय भी हैं, संस्थान भी हैं जहां पर पुरुषों की सैलरी अधिक रहती है, तो वही बात होती है, उसी से रिलेटेड ये बनता है पॉइंट। देखते हैं क्या तथ्य दिए गए हैं। किस अधिनियम के प्रावधान के तहत किसी स्त्री की गिरफ्तारी एक स्त्री द्वारा शिष्टता का ध्यान रखते हुए की जाएगी? तो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत की जाएगी। ये तो सभी को पता होगा, किसी भी लेडीज की
इस गिरफ्तारी सिर्फ लेडीज पुलिस के द्वारा ही की जा सकती है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। और एक टाइम भी फिक्स है, उस टाइम से पहले ही करनी होती है, ऐसा नहीं है एक टाइम के बाद, पूरे डे में एक फिक्स टाइम होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक स्तर पर लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए किस वर्ष इच्छा व्यक्त की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने वैश्विक स्तर पर लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए 1993 में इच्छा व्यक्त की थी। लैंगिक संवेदनशीलता को किस स्तर पर शिक्षा से जोड़ना जरूरी है? तो ये प्रारंभिक स्तर से ही जोड़ना जरूरी है, प्रारंभिक स्तर से ही ये होना चाहिए। जेंडर का अंतर किस प्रक्रिया से निर्धारित होना चाहिए? जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया से निर्धारित होना चाहिए। यौन उत्पीड़न रोकने के लिए पुलिस को कैसा तरीका अपनाना चाहिए? तो ये मर्यादित तरीका अपनाना चाहिए, कोई भी काम मर्यादा में ही हो करना मतलब डिसाइड है पुलिस के लिए। लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे है? स्त्रियों के प्रति व्यवहार से है। लैंगिक असमानता मुख्यतः देखने को मिलती है पितृसत्तात्मक परिवारों में या समाज में देखने को मिलती है। महिलाओं के प्रति अपराधों एवं उन्हें शोषण से बचाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? उन्हें सक्षम बनाया जाए, शैक्षिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। सिंपल सा है। भारत के अधिकांश भागों में अभी भी स्त्रियों को क्या समझा जाता है? द्वितीय श्रेणी में समझा जाता है, प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर तो क्लियर हो गया, जिसमें 13 पॉइंट दिए गए थे, जो आपका विशेष तौर पर पुलिस कांस्टेबल उप निरीक्षक मानसिक अभिरुचि परीक्षण से था, जिसमें हमने जनहित से शुरुआत की थी, तो ये हमने देख लिया। अब सेकंड वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, पुलिस अभिरुचि परीक्षण। इसमें इस तरीके से पॉइंट ही दिए गए हैं, इनको डिसाइड करेंगे, इनको मतलब डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो ये इसमें है 6 मतलब चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर सबसे बड़ा था, जिसमें 13 पॉइंट थे, उसको हमने क्लियर कर लिया है। उम्मीद है आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब लास्ट के 5वां और 6वां चैप्टर तो क्वेश्चन से संबंधित है। बचते कितने हैं? दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 चैप्टर इसमें बचते हैं। दूसरे पे आते हैं। यह किस राज्य पुलिस का नारा है? दिल्ली, मतलब आपके साथ आपके लिए हमेशा। तो ये दिल्ली पुलिस का नारा है, आपके साथ आपके लिए हमेशा। ये लोगो है दिल्ली पुलिस का, जिसमें वर्णित है इनका ये टैगलाइन, शांति सेवा न्याय। ये भी आपको ध्यान रखना है, शांति सेवा न्याय। उत्तर प्रदेश का भी पूछा जा सकता है, तो उत्तर सुरक्षा आपको पता होना चाहिए। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश का है नारा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो वो भी ध्यान रखना है। सिंपल सा है, इंपोर्टेंट है। कभी कभी वो भी पूछ लिया जाता है, राजकीय पुलिस में क्या चिन्ह है? तो वो आपको ध्यान रखना है। उसमें तीर, धनुष, मछली, ये सब और तो हर लोगों में देखने को मिल रहा होगा आपको थंबनेल में। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो आर्टिकल 14 करता है। इस पर कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं, समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, कल भी हमने इस पर बात की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हत्या के मामले में सुनवाई कहां होती है? तो इस पर सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है। हत्या के मामले में सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। सिंपल सा है। अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते देख लेते हैं तो क्या करेंगे? उसे रोकने का प्रयास करेंगे। सिंपल सा है। वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 आवर के लिए अपनी अवरक्षा में रख सकता है। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार क्या होगा? समय का सदुपयोग करें। अब 1 घंटे का काम आप 5 घंटे में करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो किसी कार्य की योजना बनाने से पहले इंपॉर्टेंट है समय का सदुपयोग करना, सीधा सीधा रिलेट करेगा। एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए उचित व्यवहार, सम्मानपूर्ण व्यवहार। सिंपल सा है। सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उनको दूर करना। सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है उस पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पुलिसकर्मी के लिए सबसे आवश्यक क्या क्या है? जनता की सुरक्षा करना। सिंपल है। आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे जब तक वो ना आ जाए। ड्यूटी छोड़ के चले थोड़ी ना जाएंगे, वरना कुछ भी घटना घट सकती है। सिंपल सा है। आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की गाड़ी के ड्राइवर हैं। चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर क्या करेंगे? नियमों का पालन करेंगे, इंतजार करेंगे, रुकेंगे ग्रीन सिग्नल होने तक। पुलिस कस्टडी रिमांड से आप क्या समझते हैं? अपराध में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी व पूछताछ हेतु अभियुक्त को पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखना। पुलिस कस्टडी रिमांड से तात्पर्य है अपराध में प्रयुक्त जो भी हथियार हैं उनका बरामद करना, पूछताछ हेतु अभियुक्तों को पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखना।
कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे दिल्ली में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भी आती है, लेकिन यहां पर आपको आंसर यही करना है, राज्य सरकार के अंतर्गत। पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया? राज्य सूची में रखा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले इसमें 66 विषय थे और ये 7वीं अनुसूची में आती है, ध्यान रखिएगा। बल प्रयोग करने का आदेश कौन दे सकता है? थाने का भार साधक अधिकारी या मजिस्ट्रेट। भार साधक अधिकारी से मतलब है थाने का सबसे बड़ा अधिकारी, तो यहां पर ये शब्द को ध्यान रखिएगा। आप पुलिस कांस्टेबल हैं, आपके थाने का भार साधक अधिकारी कांस्टेबल हो एवं उनको भद्दी गालियां देता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप उसे समझाने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे, वह ऐसा न करे एवं उसके पुनः ऐसा करने पर अधिकारियों को शिकायत करेंगे सर, और ऊंचे अधिकारियों को। यही करना है आपको। एक व्यक्ति आपके परिचित व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराने आता है, तो सिंपल सी बात है, आप रिपोर्ट दर्ज करेंगे। परिचित है इसका मतलब ये थोड़ी ना है किसी भी प्रकार से फेवर कर सकते हैं। आपको तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी ही है, लेकिन वास्तविकता चाहे कुछ भी हो, आंसर आपको पॉजिटिव वे में बिल्कुल संविधान के अकॉर्डिंग सही चीज लेते हुए देखना है। आप अपने अधीनस्थों के साथ उनकी कार्यप्रणाली तथा समस्याओं के बारे में मीटिंग कर रहे हैं। एक कांस्टेबल आपको भ्रष्ट एवं झूठा कहता है, आपको दुख होता है, तो आप क्या करेंगे? उसकी बात पर उस समय ध्यान न देकर अपनी मीटिंग करेंगे और अपना वार्तालाप या मीटिंग जारी रखेंगे। बाद में उस पर कार्रवाई कराएंगे, अपने अधिकारी से बोलेंगे, उसके खिलाफ जो भी आपको लेना है वो डिसीजन लेंगे। आप पुलिस में हैं, आपका पुत्र राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, आपके समझाने पर भी वह नहीं समझता, आप क्या करेंगे? उसे कानून के सामने प्रस्तुत करेंगे, सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आप पुलिस में हैं और आपके वरिष्ठ अधिकारी का पुत्र विद्यालय में परीक्षा दे रहा है, आपकी ड्यूटी उसे विद्यालय में नकल कराने से रोकने के लिए लगाई गई है, तो आप क्या करेंगे? छात्र को नकल से रोकेंगे। ऐसा थोड़ी ना है वरिष्ठ का अधिकारी का पुत्र है तो उस पर और नकल कराने, वास्तविकता तो कुछ अलग ही रहती है, सिपाही स्वयं कराने लगते हैं। छोड़ो। खेल के मैदान में दो लोगों को झगड़ते हुए देखकर पुलिस के रूप में आप क्या करेंगे? दोनों को समझाएंगे, बुझाएंगे और उनको मेल कराएंगे। नेक्स्ट है यातायात सप्ताह में पुलिस यातायात नियमों की जानकारी देती है। तो सभी प्राइमरी जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तभी से देख रहे होंगे, स्कूलों में भी पुलिस जो है यातायात नियमों के पालन के लिए कई बार बताने आती है, उसके भी कार्यक्रम होते हैं। यदि कोई अनाथ बच्ची जिसके माता पिता नहीं है पुलिस को मिलती है तो उसे क्या करना है? नारी निकेतन भेजना है। जो भी संबंधित हैं अनाथालय से, छोटे बच्चों से, उन सभी संस्थाओं से कनेक्ट करके उसको वहां पर पहुंचाने का काम करती है पुलिस। जब पुलिस को कोई लावारिस शरीर मृत मिलता है तो उसकी शिनाख्त का प्रयत्न किया जाता है, पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार ये कहां से संबंधित है, इसका घर परिवार कहां से रिलेट करता है। विदेशी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना की रिपोर्ट पर थानाध्यक्ष को सुनिश्चित करना चाहिए मृतक का पूर्ण विवरण सुनिश्चित करना चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, किसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं जो कोई संगीन अपराध करता है। ये तो पहले ही वीडियो में बताया था, संगीन अपराधों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। आप एक ऐसी जगह नियुक्त हैं जहां हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग रहते हैं। आप सांप्रदायिक सद्भावना कैसे बनाएंगे? दोनों को एक साथ बिठाकर समझाएंगे एवं भय भी दिखाएंगे। सद्भावना विकसित करने के लिए पहले तो कोशिश करेंगे प्रेम पूर्वक समझाएं और अच्छा माहौल बना रहे दोनों धर्मों के बीच या उस एरिया में। आप सांप्रदायिक संवेदनशील क्षेत्र में नियुक्त हैं तो क्या करेंगे? आप सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाएंगे एवं दोनों पक्षों में समानता बनाएंगे। आपको ऐसा काम नहीं करना है कि सांप्रदायिक विद्वेष बन जाए, सद्भावना क्रिएट हो, यह प्रयास करना है। किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि पुलिस दृढ़ संकल्प एवं आत्मविश्वासी हो। जो कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक मूल्य, वंशीय, भाषाई, जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क के अंतर्गत अपराध करता है। जो कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक मूल, वंशीय, भाषाई, जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बने रहने का प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल का मतलब निगेटिव में होता है, अनुकूल का पॉजिटिव में होता है, तो प्रतिकूल का मतलब यही हो गया कि इन सब में किसी प्रकार का विद्वेष उत्पन्न करने का काम करता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत अंतर्गत अपराध करता है वो। एक विधि विरुद्ध जमाव को यदि कोई कार्यपालक, मजिस्ट्रेट या थाने का भार साधक अधिकारी उपस्थित नहीं है तो निरीक्षक
बिखरने का आदेश देगा। तो जैसा कल बताया था कि बिखराव का किस तरीके से, कहीं भी कोई धरना विशेष तौर पर दे रहा है तो उसको बिखराव किस तरीके से होता है, इस पर कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एक पुलिस अधिकारी एक हत्या के अभियुक्त का पीछा कर रहा है उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। तो पुलिस अधिकारी अगर हत्या का कोई अभियुक्त है तो उसको परमिशन है कि पुलिस अधिकारी गोली भी चला सकता है अगर कहीं पर कोई हत्या करके भाग रहा है तो। एक अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट मौखिक दी जाती है, वह थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा लेखबद्ध की जाएगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आपको एक पुलिस अधिकारी निर्दोष समूह पर गोली चलाने को कहता है तो आप गोली चलाते हैं तो यह अपराध होगा। अगर किसी निर्दोष समूह पर गोली चलाने को कहता है तो आपका पुलिस ड्यूटी बाद में, अधिकारी का आदेश बाद में, पहले आप माना में देखेंगे कि ये निर्दोष व्यक्ति है तो उस पर गोली थोड़ी ना चला सकते हैं। फिर तो अगर मना ही करना है, अगर चला दी तो वो अपराध माना ही जाएगा। आपके स्वयं के विचारों के अनुसार संविधान सर्वोच्च है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। संविधान सर्वोच्च बताया गया है हमारे देश में। जब डकैती या लूट की घटना होती है तब थाने के भार साधक अधिकारी तुरंत पड़ोसी थाने को भी सूचना देते हैं, क्योंकि वो पता चल सके कि हाँ यहाँ पर डकैती या लूट हो गई। आप भी सचेत रहिए कि आपके एरिया में भी कुछ ऐसी घटना न हो जाए, तो ये देना होता है तुरंत पड़ोसी थानों की सूचना। आपके अनुसार मूल अधिकारों का संरक्षण तो सभी को पता होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय करता है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण का अधिकार उसके पास है। आप पुलिस में सिपाही हैं। पुलिस थाने में विलंब से पहुंचने पर थाना अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति पंजिका में निशान लगा देने पर आप दूसरे दिन समय से आने का प्रयास करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सिपाहियों के प्रति व्यवहार होना चाहिए उदार। वो लोग ऐसे कांस्टेबल को पसंद करते हैं जो उनकी समस्याओं को सुनता है। कोई पुलिस अधिकारी किसी जुलूस को जो अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है रोक सकेगा, रोकने का कार्य करना चाहिए। पुलिस जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक लोक सड़क पर जुलूस और जमात के आचरण के अवसर पर जुलूस का समय निर्दिष्ट कर सकेगा। एक अच्छा पुलिस अधिकारी बनने ही तो आवश्यक है व्यक्तिगत प्रयास व उपयुक्त प्रशिक्षण। कोई अच्छा पुलिस अधिकारी वह हो सकता है जो अपने कर्तव्यों का पालन रोचक एवं प्रभावी ढंग से कर सकता है। मैं पुलिस अधिकारी इसलिए बनना चाहता हूं, अगर पूछा जाए तो इसलिए ही क्योंकि मुझे इसमें रुचि है। सिंपल सी बात है। कई बार आंसर ये भी हो सकता है कि समाज के हित में काम कर सकता हूं या उसके लिए। पुलिस अधिकारी हैं, आपकी संगीन अपराध की परिकल्पना का पता चलता है तो आप क्या करेंगे, बिना वारंट के गिरफ्तार करेंगे। ध्यान रखना है पुलिस अधिकारी की कर्तव्य धारा में ये वर्णन है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको एक दुर्घटना हुई दिखती है तो आप क्या करेंगे, रुकेंगे और व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे और जो भी मतलब कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी उसको करेंगे। सड़क पर एक बच्ची रास्ता भटक गई है, आपको क्या करना है, उसके संरक्षक का पता लगाना है, कहां से है, उसके पेरेंट कौन है, घर कहां पे है और उनको सौंपना है। फिर एक व्यक्ति के साथ अपराध किया गया है, आप पुलिस अधिकारी मानकर बताएं क्या करेंगे, रिपोर्ट दर्ज करेंगे और सांत्वना देने का प्रयास करेंगे। दुर्भिक्ष के समय जब व्यक्ति भीख मांगता हुआ मिले तब आप क्या करेंगे, निकटतम सहायता केंद्र ले जाएंगे और बल प्रयोग नहीं करेंगे। जब कोई घुमक्कड़ व्यक्ति मर जाता है तब उसकी लाश धर्म के अनुसार दफनाई या जलाई जाती है। हमारे देश में विशेष तौर पर वर्णन है, कहीं भी कोई भी व्यक्ति मिलता है तो पहले कोशिश की जाए कि पता किया जाए कहां से है कहां नहीं है, तो उसके घर पर सौंपने का प्रयास किया जाए। फिर उसके बाद अगर पता चलता है इस धर्म का तो उसके धर्म के अनुसार ही उसका सारा क्रियाक्रम किया जाता है। यहां तक कि बॉर्डर में भी अगर दूसरे देश के कोई सिपाही हमारे देश में आ जाते हैं तो अगर पहले तो कोशिश की जाती है कि वो देश उसको ले ले, अगर मना कर देता है तो हमारे देशवासी उसको उसके धर्म के अनुसार ही क्रियाक्रम करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत थाने के भार साधक अधिकारी को सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमात को तितर बितर करने की शक्ति प्राप्त है? धारा 129 के अनुसार प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में जमात को तितर बितर करने का आदेश दे सकता है उपनिरीक्षक या अनिम्न अधिकारी, उससे नीचे का अधिकारी। आप हिंदू हैं, एक मुस्लिम हिंदू की लड़ाई के मामले में आप किसका पक्ष लेंगे? जो कानून के अनुसरण में है। सिंपल सा बात है, निष्पक्ष तौर पर जो सही होगा उसकी तरफ उसका पक्ष लेने की क्या बात है, उसको बचाया जाएगा और जो गलत होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय एकता बढ़ाने का प्रभावशाली उपाय है प्रत्येक समुदाय के लोगों के प्रति समान व्यवहार। राष्ट्रीय एकता बढ़ाने का सबसे प्रभावशाली उपाय यही है कि प्रत्येक समुदाय के लोगों के प्रति समान व्यवहार, कोई भी भेदभाव न किया जाए। किसी अधीनस्थ कांस्टेबल के अमर्यादित व्यवहार में सुधार के लिए आप क्या करेंगे? उसे अन्य कांस्टेबलों के साथ रखें जो उचित आचरण करते हों।
यदि एक चौकी में भिन्न भिन्न जातियों के कांस्टेबल हैं, आपकी नियुक्ति उसी चौकी में हो जाती है, आप क्या करेंगे? बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर रहेंगे। आपकी राय में सांप्रदायिकता क्या है? वह धारणा जो कई प्रकार के धर्मावलंबियों के बीच धार्मिक कट्टरता है। कस्बों में गश्त करने का कार्य किया जाता है 6 फेरों की पद्धति में। अच्छा, गश्त करने का कार्य 6 फेरों की पद्धति में होता है, 6 बार राउंड करना होता है। गार्डों व मार्ग रक्षकों के बारे में सामान्य अनुदेश निर्देशित किए गए हैं। गारद व अनुरक्षण के लिए नियम 1928 में। तो ये ध्यान रखना है, ये याद रखने की चीज है। किसी स्थान पर दंगा हो गया है, दंगा रोकने हेतु आप क्या करेंगे? असामाजिक तत्वों एवं दंगा फैलाने वाले व्यक्तियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाएगा। आपत्तिजनक प्रकाशनों पर रोक लगाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर सकती है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 1969 के तहत कार्रवाई और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का प्रयोग करके किन्हीं दो पक्षों में द्वेष भाव से शांति भंग की आशंका है, आप क्या करेंगे? धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता में पुलिस निवारक कार्य वर्णित है, धारा 149 से 153 तक। ध्यान रखना है, दंड प्रक्रिया संहिता में पुलिस निवारक कार्य वर्णित है, धारा 149 से 153। ये क्वेश्चन एसआई में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एसआई के ही उसमें आती हैं अधिकार क्षेत्र में। पुलिस वाला तो, कांस्टेबल तो ज्यादातर उसको फॉलो करता है जो एसआई बता दे, मोस्टली चीजें एसआई आदेश दे उस चीज को। लेकिन मैंने देखा है यूपीएसआई के एग्जाम में ज्यादातर ये धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें तो सामान्य तौर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप इस तरीके से हैं तो इस तरीके से क्या काम करेंगे, कहीं स्थान पर दंगा हो रहा है तो दंगा रोकने हेतु क्या करेंगे, इस तरीके से। धारा वाला भी 1-2 क्वेश्चन बनने की संभावना तो है ही, लेकिन यूपीएसआई में विशेष तौर पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संगीन अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजनार्थ कौन हस्तक्षेप कर सकेगा? वह पूरी सामर्थ्य से निवारित कर सकेगा प्रत्येक पुलिस अधिकारी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में संगीन अपराधों को किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तार है। 151 किससे संबंधित है? संगीन अपराधों को किए जाने से रोकने की गिरफ्तारी। बाटों एवं उपग्रह के निरीक्षण के लिए कौन तलाशी ले सकेगा? पुलिस थाने का सर्वोच्च अधिकारी, भार साधक अधिकारी। आपके विचार से विधि का शासन कहां सन्निहित है? अनुच्छेद 14 में सन्निहित है, भारतीय संविधान के, ये बताया भी था। विधि का शासन सिद्धांत है समता का, समता का। विधि का शासन सिद्धांत है समता का, समानता का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक विधि पद व्यक्ति चाहे जो हो देश की सामान्य विधियों व साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन है, वह कहा जाएगा विधि का शासन। प्रत्येक व्यक्ति देश की सामान्य विधियों एवं साधारण न्यायालयों के अधिकारिता के अधीन है, तो वो क्या कहा जाएगा? विधि का शासन कहा जाएगा, कानून का शासन कहा जाएगा। यदि 2 पक्षकार सड़क पर दंगा कर रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी आवश्यक है, तो आप निरुद्ध करेंगे, दोनों को गिरफ्तार करेंगे। विधि का शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कल भी इस पर चर्चा हुई थी। किसी गिरफ्तार व्यक्ति के आवेदक पर उसकी चिकित्सीय परीक्षा धारा 54 दंड प्रक्रिया संहिता से की जाती है। कोई भी गिरफ्तार कर लिया आपने व्यक्ति, उसकी जो भी मेडिकल परीक्षण होगा वो धारा 54 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत होगा। विधि का शासन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये एक डायसी व्यक्ति थे, इनके द्वारा, डायसी के द्वारा। अनुच्छेद 14 का संरक्षण किसे दिया गया है? नागरिक और अनागरिक दोनों को, सभी को। आपकी नियुक्ति जिस थाने में की जाती है वहां कोई व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रसन्न नहीं है, आप क्या करेंगे? आप उन्हें अपने बारे में, अपनी कार्य प्रणाली के बारे में समझाएंगे एवं उन अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, मानसिक दृढ़ता। ईमानदारी से कार्य करते समय भी पुलिस के समक्ष कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनका कारण क्या है? आपसी मतभेद है। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप सभा व सोसाइटी में जाना कैसा मानते हैं? पुलिस व्यवसाय के लिए अनुपयोगी मानते हैं। आप उच्च अधिकारी हैं, अधीनस्थों में उदारता की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? थाने पर आयोजन करेंगे। व्यक्ति की प्रगति में सहायक है सबसे अधिक स्वस्थ आलोचना, स्वस्थ हेल्दी आलोचना, मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए जो कि विशेष तौर पर उसको अपने परिवार से रिलेटेड लगे या अपने व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड लगे। इस तरीके से रखनी भी चाहिए आलोचना कि उसको बुरा भी नहीं लगे, चीजें भी समझ में आ जाएं, तो उसे स्वस्थ आलोचना में लिया जाएगा।
यदि आपका कोई साथी गलतफहमी का शिकार होकर आपसे नाराज होकर बोलना बंद कर देता है तो आप क्या करेंगे? उसकी गलतफहमी दूर करने का प्रयास करेंगे, उससे बात करेंगे और पूरी चीज मैटर क्लियर करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करेंगे? उसका शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। बहुत अच्छी लाइन है। प्रतिकूल परिस्थितियों, अनुकूल परिस्थितियां हैं तो आप ढाल ही लेंगे, दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, आपके अनुकूल न रहें, तो उसमें भी ढाल लेना और परिश्रम करना। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है सुधारक के रूप में। कांस्टेबलों को अवर अधिकारियों की पंक्ति में पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण देने के प्रयोजन से प्रशिक्षण विद्यालय सीतापुर में है। ये भी ध्यान रखना है, प्रशिक्षण विद्यालय कांस्टेबलों को अवर अधिकारियों की पंक्ति में पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण देने से संबंधित सीतापुर में है। पुलिस अधीक्षक व उससे उच्च पद के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं सब परिषद राज्यपाल द्वारा। सब परिषद राज्यपाल द्वारा। सिविल एवं सशस्त्र बल के प्रधान कांस्टेबल नियुक्त किए जाते हैं पुलिस अधीक्षकों द्वारा पदोन्नति से। तो ये आपको ध्यान रखना है। काफी बड़ा होता जा रहा है, इतना ही रखते हैं। देख बचा हुआ आगे क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर काफी लंबा हो जाएगा, देखते भी नहीं है स्टूडेंट्स। या फिर ऐसा करते हैं, ये जो पीडीएफ है ये जिस भी पब्लिकेशन की है, युक्ति पब्लिकेशन की है, उनसे बात कर लेता हूं मैं एक बार। देखिए उनका तो देखो खर्चा होता है, कोई भी प्रिंट करवाता है, पूरी की पूरी टाइप करवाता है, उसके बाद उसका प्रिंट करवाने का खर्चा सब रहता है, तो वो तो ऐसे फ्री नहीं देख सकता। लेकिन मैं इस बुक के लिए विशेष तौर पर बात कर लूंगा और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, फैक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको, ये सारे पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो उनसे मैं बात करके इसको आपको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूंगा। कल या परसों में इसको आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पीडीएफ इस बुक की। देखिए सभी बुक की नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए वो व्यक्ति जो भी हैं पब्लिकेशन वाले, वो तो अपना खर्चा कर रहे हैं, उनका तो अपना वो काम है। अगर इस तरीके से सारी चीजें उनकी दे देंगे तो उनका तो बिजनेस में लॉस होगा। देखिए मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे एक पैसा किसी से कोई मतलब नहीं है लेने का। लेकिन इस बुक की मैं बात कर लूंगा, मैंने ये आपको कराई है तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि यूपीजी के वाले में कुछ मिस्टेक्स हैं, तो उस पर बात कर लेंगे। उसको प्रिंटिंग अब नेक्स्ट आएगी तो उसमें संशोधित हो जाएंगी चीजें, और कोशिश करेंगे उसकी भी वीडियो बना दें, बुक की सारी चीजें अच्छे से क्लियर करा दें, और वो मिस्टेक्स हैं उनको भी क्लियर करा देंगे। तो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमने, कहां तक किए थे वो आगे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हमने 31 तक किए थे, 32 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो पहले ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में आता था, आप सभी को पता होगा, आर्टिकल 31 में। लेकिन अब ये कानूनी अधिकार, विधि का अधिकार बन गया है, जो कि आर्टिकल 300A में है। ये आपको पता होना चाहिए, 300A या 301 में। तो ये संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 44 में संविधान संशोधन हुआ था जब 1978 में, तब इसको हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार से विधि का अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका। तो परवच्छियों को दूर करना गलत हो जाएगा, प्राकृतिक आवासियों को परिरक्षण नहीं, रोगों के विरुद्ध टीका, ये सही हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा चयन करना होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो ये प्रजनन नीति की इष्टतमता करना, उसको बढ़ावा देना, तो तभी तो उनका संरक्षण अच्छा हो सकेगा, तभी तो प्रजातियों को और बढ़ावा मिल सकेगा, उनकी आगे भी संख्या में डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक प्रकार हैं। तो मानव कार्बनिक अपशिष्ट, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया भी है इसमें। भरण स्थान से अपशिष्ट ये नहीं होगा, अजैविक निम्नीकरण रसायन ये भी नहीं होगा, प्राकृतिक पोषक ये क्यों होगा, कहते ही नहीं। तो मानव कार्बनिक अपशिष्ट, ऑप्शन ए इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है? तो टीसीपी और आईपी आवश्यक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, बाबा साहब अंबेडकर जी का है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। 42 में संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ये इसमें जोड़ा गया था समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन उस टाइम। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो प्रथम दिन नो, प्रश्नकाल के पूर्व का काल नो, जो विशेषाधिकार स्वीकृत हो नो,
ऑप्शन इसमें 4 कहां पे दिया गया है? ऑप्शन 4 दिया गया है ये रहा, प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में दिए गए विषयों के बीच में। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए प्रश्नकाल होता है। कार्रवाई चलती कितने बजे तक है लोकसभा की? 11 बजे से शाम के 6 बजे तक चलती है। 11 बजे से 1 बजे तक का एक प्रथम पाली में सेशन होता है, 2 पाली में चलती है। 1 बजे से 2 बजे तक बिल्कुल उनका लंच हो जाता है, भोजनावकाश कहते हैं उसको। फिर 2 बजे से 6 बजे तक अन्य कार्रवाई होती हैं। तो सबसे पहले चलता है इनका प्रश्नकाल। प्रश्नकाल चलेगा इनका 11 से 1 बजे तक। 1 से 2 बजे तक का टाइम तो फिर लंच, 2 से 3 का लंच का होता है। लेकिन आप समझ लीजिए, थोड़ा इसको क्लियर कर लूंगा, मैं लेके आऊंगा एक वीडियो। प्रश्नकाल और शून्यकाल को अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद ही शून्यकाल का समय होता है, फिर दूसरी कार्यसूची से पहले। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। भोजनावकाश से पहले और प्रश्नकाल के बाद में, फिर दूसरी कार्यसूची तो बाद में चलेगी। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर। और इसकी सूचना भी, जो भी प्रश्न पूछने हैं इसमें शून्यकाल में, उनकी भी पहले ही देनी पड़ती है, उसके बाद ही आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और प्रश्नकाल में भी तार्किक, तारांकिक प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न, इस तरीके के कई प्रश्न होते हैं, उनका विवरण होता है। तो ये इस पे एक अच्छा सा वीडियो बन सकता है, बात करेंगे इस पे, एक वीडियो लेके आएंगे। प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है, संसद की कार्रवाई किस तरीके से चलती है। 39वां क्वेश्चन है, चतुर्थ स्तंभ से आशय क्या है? तो सिंपल है, मीडिया को कहा जाता है प्रेस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के टाइम में इस पे काफी सवालिया निशान उठते रहते हैं कि मीडिया जो है बिक चुका है, सत्ताधारी हो चुका है, गोदी मीडिया हो चुका है। लेकिन आप रवीश कुमार को सुना कीजिए, काफी निष्पक्ष पत्रकारिता है उनकी, मैं तो कहना चाहूंगा। 14 क्वेश्चन है, संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? तो 14 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21 में इसका वर्णन भी है। और यही थे क्वेश्चन, अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। इससे आपको वैसे तो 37 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इस बुक से 10 क्वेश्चन मिनिमम मिलने वाले हैं आपको। यूपीएसआई में तो पूरे क्वेश्चन मिले थे, काफी इंपोर्टेंट बुक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी में लिंक है वीडियो के, तो उसको देख लीजिएगा। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज अपना फीडबैक जरूर कीजिएगा। व्यूअरशिप कम नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कोई पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करता है, फिर उसके स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां या उसकी देखभाल रखना, इतना ही दंड देना कि उसको किसी भी प्रकार से जान पे ना आ जाए, इसका वर्णन किस धारा में है? पिछले वीडियो में मैंने इसका बात की थी, उस पर अपनी चर्चा हुई थी। तो इसका आंसर जरूर कीजिएगा, बताइएगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।